गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं आपकी शिवानी मैम आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट रीड कर लिया था, जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, और हमने इसके बच्चों जो विस्तृत उत्तरी प्रश्न थे वो भी कर लिए थे। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा दे रही हूँ, क्योंकि जो वीडियो है उसमें शायद आप लोगों को साफ दिख नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक बार से मैं दोबारा इसका रिवीजन करा दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन था, फ्रैंकफर्ट संसद के जर्मन राष्ट्र निर्माण में योगदान का उल्लेख कीजिए। ठीक है, योगदान का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर है पेज नंबर 17। देखिए आप लोग, पेज नंबर 17 पर ये हेडिंग दी है फ्रैंकफर्ट संसद। दिख रही है बच्चों आपको? पेज नंबर 17 पे फ्रैंकफर्ट संसद जो हेडिंग है उसको आपको यहाँ से, ठीक है, और आपको पूरी हेडिंग उसमें लिखनी है। ठीक है, क्योंकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रश्नों के उत्तर हैं, आपको लॉन्ग ही करने होंगे। ठीक है, आपको ये पूरी हेडिंग लिखनी है। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया है उसका वर्णन करना है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर पेज नंबर 18 निकालिए आप लोग। पेज नंबर 18 पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन तो आपको वही लिखना है, लेकिन उत्तर आपको इसका लिखना है। ठीक है, यहाँ से लिखना है, जर्मनी का एकीकरण जिन जिन चरणों में हुआ उसका विवरण इस प्रकार है, और आपको ये हेडिंग डाल के लिखना है। इसमें पहली अवस्था दी है, दूसरी अवस्था दी है, तीसरी अवस्था है और बच्चों चौथी अवस्था है। ठीक है, आपको ये चारों अवस्थाएं लिखनी है जर्मनी के एकीकरण में। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 18 पर दिया गया है। ओके बच्चों, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का कारण बन गया। कथन के संदर्भ में 3 कारण दीजिए। ठीक बच्चों, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर इसके ऊपर ही है बच्चों। देखिए ये 5वां जो क्वेश्चन है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको उत्तर इसका लिखना है। ठीक है, काला सागर और एड्रियाटिक सागर के मध्य स्थिति आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान, मेसिडोनिया। ठीक है, आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक, क्योंकि इसमें बच्चों 3 कारण है ना क्वेश्चन में। देखिए 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र यूरोप के गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का कारण बन गया। कथन के संदर्भ में 3 कारण दीजिए। तो आपको इसके ये 1 2 3, ठीक है, यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन आपको ये नहीं लिखना है, आंसर डाल के आपको ये लिखना है। क्वेश्चन आपको वही तीसरा लिखना है। ठीक बच्चों, फिर चौथा है, एकीकृत इतालवी गणराज्य के निर्माण में काउंट कैमिलो ने के काबूर की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक, इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 17 निकालिए बच्चों। इसमें आपको ये हेडिंग है, खापे काउंट कैमिलो दे काबूर। ठीक है, तो आपको यहाँ से इटली के एकीकरण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाला व्यक्ति काबूर था। ठीक है, यहाँ से लेके आपको और कई देशों की यात्रा की, इसने यहाँ तक लिखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। उसके बाद बच्चों नीचे देखिए, नीचे आएंगे, इटली के एकीकरण का श्रेय काबूर को जाता है। उसके बाद आपको यहाँ से लेके और ये पूरी हेडिंग लिखनी है यहाँ तक। समझ में आया बच्चों? ठीक है, पेज नंबर 17 पे ये हेडिंग दे रखी है, काउंट कैमिलो दे काबूर। आपको इटली के एकीकरण से देश की यात्रा की तक लिखना है। उसके बाद नीचे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है लास्ट वाला, उसमें इटली के एकीकरण का श्रेय काबूर को जाता है से, और पूरा लास्ट विस्मार कहते हैं। ठीक है, ये है हमारा 4th आंसर। उसके बाद बच्चों 5th मैंने नहीं कराया था, 1815 की वियना संधि। वियना संधि में इसमें बहुत छोटा सा दे रखा है, मैं आपको अपने आप से बोल के कराऊंगी। ठीक है, 6th क्वेश्चन है, 1804 की नागरिक संहिता के 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर आपको मिले पेज नंबर 5 निकाल लीजिए बच्चों। पेज नंबर 5 पे ये है नागरिक संहिता, नेपोलियन संहिता। ठीक है, इसमें पॉइंट नहीं दे रखे हैं, लेकिन हम लोगों को पॉइंट बना के लिखना है इसका आंसर। ठीक, जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों वो यहाँ से है, सन 1804 की नागरिक संहिता नेपोलियन की संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारी समाप्त कर दिए थे। ठीक, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक। सेकंड है, उसने कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को
सुरक्षित बनाया। ठीक, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड है, इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, ये थर्ड है। फोर्थ है, डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। ठीक, और सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। ठीक है, ये है कौन सा बच्चों? 4 पॉइंट। यहाँ से 5th शुरू होता है, यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया, ये है 5th पॉइंट। और ये है 6, यहाँ से किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों में नई नई मिली आज़ादी रखी। ठीक है, उसमें तो 4 पॉइंट पूछे, लेकिन आपको 6 पॉइंट लिखने हैं क्योंकि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, आपको ये पॉइंटों में लिखना है। ओके, फिर आगे है 7th क्वेश्चन है, 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के लिए यूरोप में कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे? इसका उत्तर है पेज नंबर 20 पे। देखिए पेज नंबर 20 पे जो क्वेश्चन है थर्ड, किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुआ। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन बच्चों यही वाला लिखना है 7th। उत्तर यहाँ से लिखना है, 19वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक देशों में राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी। ठीक, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, ये हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। आज हम क्या करेंगे? आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है, निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। ठीक है, क्या है? निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। ठीक, तो इसका उत्तर है बच्चों, ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, ये अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। ठीक है, क्या है इसका आंसर? ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, ये अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ऐसी सरकारें क्या कहलाई जाती हैं? निरंकुशवादी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, कल्पना दर्श से क्या तात्पर्य है? किससे बच्चों? कल्पना दर्श से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है, एक ऐसे समाज की कल्पना करना। ठीक है, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। ठीक है, उसका साकार होना लगभग असंभव है। यह बात यूनानी दार्शनिक प्लेटो अफलातू द्वारा यूटोपिया नामक पुस्तक में यूटोपिया थ्योरी के नाम से वर्णित है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है। उसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, कार्बोनरी क्या थी? ठीक है, क्या है थर्ड क्वेश्चन? कार्बोनरी क्या थी? तो बच्चों कार्बोनरी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कार्बोनरी। ठीक है, इसका अर्थ है क्या है? कास्ट कोयला बनाने वाले। ठीक है, क्या है? कास्ट कोयला बनाने वाले। इटली में 1800 से 1832 ईस्वी के बीच सक्रिय गुप्त क्रांतिकारी समूहों के अनौपचारिक नेटवर्क था। ठीक है, उनमें क्या था? अनौपचारिक नेटवर्क था। इन्होंने फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, रूस, ब्राज़ील और उरुग्वे के क्रांतिकारियों को प्रभावित किया। क्या किया बच्चों? प्रभावित किया। इसकी स्थापना अनाम क्रांतिकारियों ने सन 1810 ईस्वी में किया था। ठीक है, क्या किया था? 1810 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, शुल्क संघ का मुख्य कार्य लिखिए। ठीक है, शुल्क संघ का मुख्य कार्य लिखना है। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये है, अप्रत्यक्ष करों के लेवी और संग्रहण से संबंधित सभी मामले। ठीक है, क्या है बच्चों? अप्रत्यक्ष करों से लेवी और संग्रहण से संबंधित सभी मामले, आर्थिक अपराधों और आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन की जांच
स्वापक, औषधि और मना प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यवहार की रोकथाम एवं मुकाबला आदि शुल्क संघ के मुख्य कार्य हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये है। फिफ्थ क्वेश्चन है उदारवाद का अर्थ बताइए। ठीक है, उदारवाद का अर्थ बताना है बच्चों। तो पेज नंबर 5 निकाल लीजिए आप लोग। पेज नंबर 5 पर ये देखिए हेडिंग है उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। ठीक है, तो आपको यहाँ से लिखना है उदारवाद का अर्थ। ठीक है, उदारवाद का अर्थ, उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के मूल लेवर से बना है जिसका अर्थ है आज़ादी या स्वतंत्र। ठीक है, यहाँ से आपको प्रत्यक्ष बन गया था। ठीक है, यहाँ तक लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ से उदारवाद अर्थात और यहाँ तक पक्षधर बन गया था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ये। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 5 पर। उसके बाद 6 क्वेश्चन है रूढ़िवाद किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में था। ठीक है, 6 क्वेश्चन का पेज नंबर 6। ठीक है, पेज नंबर 6 पर बच्चों ये हेडिंग है सन 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। ठीक, आपको यहाँ से लिखना है रूढ़िवाद मानते थे कि राजतंत्र चर्च, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक 1 पैराग्राफ के लास्ट तक, ठीक है, राजतंत्रों को ताकत प्रदान कर सकते थे। ठीक, ये 6 क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, 7th क्वेश्चन है कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग क्यों था। ठीक है, 7th क्वेश्चन है कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग क्यों था। इसका आंसर है बच्चों पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 निकालेंगे आप। इसमें हेडिंग है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। ठीक, आपको यहाँ से लिखना है सामाजिक और राजनीतिक रूप से कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा शक्तिशाली प्रभुत्व वर्ग था। उसके बाद आपको लिखना है क्योंकि। ठीक है, क्योंकि यह वर्ग एक साझा जीवन शैली से बंधा हुआ था। ठीक है, और आपको यहाँ तक लिखना है 1 2 3 लाइन आपको पूरी लिखनी है। ठीक है, 3 लाइन आपको पूरी लिखनी है यहाँ था तक। 4th लाइन में जो था है वहाँ आपको स्टॉप करना है। ठीक बच्चों, ये है हमारे 7th क्वेश्चन का आंसर। ठीक बच्चों, उसके बाद 8th क्वेश्चन है फ्रांस में मारियान की प्रतिभा का क्या महत्व था। ठीक है, इसका आंसर है पेज नंबर 18। देखिए बच्चों, पेज नंबर 18 पर ये जो क्वेश्चन है 3, मौर्यन और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। आपको ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन तो आपको वही लिखना है। आंसर आपको यहाँ से लिखना है फ्रांस की क्रांति के दिनों में कलाकारों ने नारी रूपों का प्रयोग स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि अमूर्त विचारों को प्रकट करने के लिए किया। ठीक है, यहाँ से आपको बच्चों और यहाँ तक, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक की याद बनी रहे। ओके, राष्ट्रीय प्रतीक की याद बनी रहे, यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। 8 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, हमारे लघु के और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको करने हैं। ठीक, ये 4 क्वेश्चन बच्चे हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।